नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बहुत दिन हुए, बिहार में अभी ये तय नहीं है कि लालू नीतीश साथ रहेंगे या नहीं। ये जो गठबंधन है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है वो चलेगा या नहीं, क्योंकि बिहार में डिप्टी सीएम अभी भी तेजस्वी यादव ही हैं। जी हां, तेजस्वी पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नीतीश 18 जुलाई को कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो क्या अगले 48 घंटे में महागठबंधन टूटने वाला है? क्योंकि नीतीश कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, लालू कह चुके हैं कि तेजस्वी डिप्टी सीएम रहेंगे। तो फिर होगा क्या? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में तेजस्वी पर सस्पेंस बरकरार है। सत्ता में साझेदार आरजेडी और जेडीयू दोनों ने मयान से तलवारें तो खींच ली हैं, लेकिन किसी ने अभी उससे हमला नहीं बोला है। तीखी बयानबाजी तो जारी है, लेकिन निर्णायक फैसला लेने से फिलहाल दोनों पक्ष बचते दिख रहे हैं। हालांकि सूत्रों से खबर आई है कि 28 जुलाई को नीतीश डिप्टी सीएम पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजस्वी पर फैसला लेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 दिन पहले नीतीश से बात की थी और उन्हें राष्ट्रपति चुनाव होने तक तेजस्वी पर कोई फैसला नहीं लेने के लिए मनाया था। इस बीच जेडीयू ने एक बार यह स्पष्ट किया है कि नीतीश भ्रष्टाचार से कतई समझौता नहीं करेंगे, लिहाजा जो करना है अब लालू जी ही करेंगे। जब हमारे दल का बैठक हुआ, उसमें हमारे नेता ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं छवि और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया और न करप्शन से। तो जो दीवार में लिखी हुई लिखावट है उसको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पढ़ लेना चाहिए कि कभी भी करप्शन से नीतीश कुमार जी ने समझौता नहीं किया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी सर्वदलीय बैठक में नीतीश को करप्शन पर नहीं झुकने का इशारा किया, वो भी 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली से। खुलासा किया केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने। पार्टियों में जो ऐसे भ्रष्ट नेता है और उनको दूर करते हुए और ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो कानूनन कार्रवाई हो रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक संघर्ष करने के लिए उन्होंने सभी पार्टियों को आह्वान दिया। हालांकि जिस तरीके से लालू ने ऐलान किया है कि तेजस्वी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है, मुमकिन है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद महागठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा के नतीजे भी सामने आ जाए, क्योंकि बीजेपी ने भी कुछ दिन पहले ही यह ऐलान किया है कि वो लालू नीतीश सरकार को समर्थन के लिए तैयार है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। तेजस्वी यादव क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या ये गठबंधन टूटेगा? हमारे साथ बहुत सारे मेहमान इस वक्त हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नेता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता नदीम जावेद जी, हमारे साथ कई सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोक मेहता जी, उर्मिलेश जी और राजदीप सरदेसाई जी। आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता भी पटना से हमारे साथ हैं। नदीम जी, आज आप घिरे हुए हैं क्योंकि आरजेडी और जेडीयू दोनों के प्रवक्ताओं ने आने से मना कर दिया, तो सारी जिम्मेदारी देख लीजिए, बॉम्बार्डिंग, इतने वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबकी आपके ऊपर होने वाली है। डॉक्टर पात्रा भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए नदीम जी का जवाब यही होगा कि भाई ये तो बीजेपी की साजिश है। क्यों संबित जी? लेकिन जल्दी से हम सुजीत से एक रिएक्शन ले लेते हैं। जेडीयू की बैठक होने वाली थी, क्या निकला? आरजेडी की बैठक के बारे में क्या जानकारी है सुजीत? देखिए सईद, अभी बैठकों का दौर चल रहा है और वो बैठक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। जैसा कि मालूम है कि कल सुबह 10 बजे से राष्ट्रपति का चुनाव है। सभी पार्टियों ने बैठक बुलाई, जेडीयू ने भी बुलाई। अभी हमारे सामने आरजेडी की बैठक चल रही है। थोड़ी देर के बाद आरजेडी और कांग्रेस की ज्वाइंट बैठक भी होगी। थोड़ी देर के बाद बीजेपी की भी बैठक शुरू होने वाली है। तो ये तमाम बैठकें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। और जेडीयू की बैठक जो समाप्त हुई है उसमें यह बताया गया कि इसमें तेजस्वी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई कि कैसे वोट डालना है और कितने बजे से कितने बजे तक वोट डाले जाएंगे, ये विधायकों को समझाया गया। शहीद, बहुत धन्यवाद सुजीत आपका। हम एक एक रिएक्शन हमारे सारे मेहमानों से लेंगे। शुरुआत नदीम जावेद जी से। नदीम भाई, डर लग रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो जनादेश सईद भाई जो प्राप्त हुआ था 2015 के विधानसभा के चुनाव में, वो महागठबंधन को हुआ था। नीतीश जी भी इसमें शामिल हैं, उसमें आरजेडी भी शामिल है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है।
तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपस में बातचीत करके इस मसले का हल निकल के आ जाएगा। क्योंकि हमारी ये समझदारी है कि अगर किसी पर एफआईआर हुआ है तो उसका जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो काम करता रहेगा। लेकिन उस आधार पर तो इस देश में बहुत सारे नेता हैं जिन पर इल्जाम लगे हुए हैं, एफआईआर लगी हुई है, उस हिसाब से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कहते हैं कि कोई समझौता भ्रष्टाचार से नहीं। लालू कहते हैं कि तेजस्वी बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। तो सबसे ज्यादा संकट में तो आप हुए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं हो, यह कांग्रेस पार्टी की भी स्पष्ट राय है। मगर जिस तरह से हम इसलिए इस सवाल को बार बार उठाते हैं कि अगर आप लालू यादव जी को टारगेट करने की या उनके परिवार के लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस देश में और दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें हैं जिनके मुख्यमंत्रियों पर और उनके नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप हैं। लेकिन जिस तरह से सीबीआई को उस पर इंक्वायरी करने की या काम करने की आवश्यकता है, वो उस तरह से कर नहीं रहे। तो हमारी ये केवल मांग है कि अगर लालू यादव जी पर जिस तरह से आप एक्शन ले रहे हैं, उनके परिवार पर ले रहे हैं, उस तरह से दूसरे नेताओं पर भी हमला करने की या पकड़ने की कोशिश या केसेस को एक्टिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके कारण बीजेपी एक्शन थोड़ी ले रही है। नहीं, बीजेपी, देखिए, बीजेपी ये कर रही है कि हम संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से संस्थाएं बिहार को टारगेट करके और लालू जी को टारगेट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि इस देश में संस्थाओं का, विशेष रूप से सीबीआई और ईडी का बुरी तरह से प्रयोग किया जा रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि महागठबंधन एक बहुत बड़ा प्रयोग देश की राजनीति में बिहार में हुआ था और 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद वहां पर एक ऐसा जनादेश प्राप्त हुआ था जो बीजेपी के लिए बड़ा तकलीफ का था। और अगर यह गठबंधन बढ़ता है, इसकी संभावना, यह हाइपोथेटिकल बात है, होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल तक पहुंचता है तो 176 सीटों में जो डेटा उपलब्ध है 2019 में 150 सीटें हम जीतेंगे अगर ये महागठबंधन बना तो। हाइपोथेटिकल बात करना, इसलिए विशेष रूप से हमें लगता है कि टारगेट करने का प्रयास। ठीक है नवीन भाई, डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आरजेडी जेडीयू के प्रवक्ता और प्रतिनिधि यहां पर नहीं है इस पैनल पर, तो किस तरह से जुबानी जंग चल रही है, सबसे पहले वो सुन लेते हैं जल्दी से। ऐसे मामले आएंगे, अंतिम दम तक हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे, तो हमारी अपेक्षा जरूर है कि तथ्यगत जवाब मिले। अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। इस्तीफा नहीं देने पर गंभीरता पूर्वक तब हम शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा। किसी के इस्तीफा दे देने से ये हमारे दल का मामला है और हमारा दल तय करेगा कि हमें क्या करना है। दूसरे के सलाह पर थोड़ी हमारा दल चलता है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और 80 विधायक हैं हमारे पास, जो हम चाहेंगे वही होगा। अजय आलोक जी ने स्टैंड बदल दिया, ये कह रहे थे कि 5 मिनट नहीं लगेंगे, हम सत्ता छोड़ देंगे। सर, डॉक्टर संबित पात्रा, हम आपसे बिल्कुल ये नहीं पूछेंगे जो नदीम जावेद जी कह रहे हैं कि सरकार एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ आप हमें ये बता दीजिए कि क्या आपको कितनी संभावना लगती है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर आप बिहार में आप सरकार में शामिल होने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी का सवाल है, वो लोग आके टीवी पे कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, मगर जिस प्रकार के वक्तव्य जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ताओं से विरोधाभास में आ रहा है, यह देश का बच्चा बच्चा आज टीवी के माध्यम से जान पा रहा है। ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है। अब वो उनके परिवार का विषय है, उनके तथाकथित महागठबंधन का विषय है, कितना दिन ये महागठबंधन चलता है, या यूं कहिए, क्योंकि ये लोगों का भी राय है कि यह महागठबंधन है या इसमें एक ठगी का कंपोनेंट और महागठबंधन है। लेकिन बीजेपी का रोल क्या है डॉक्टर साहब? अभी देखते हैं। तो शेरो शायरी के अंदाज से बात की जा रही, कोई रोल नहीं है बीजेपी का, इसमें कोई रोल नहीं है। जहां तक ये रोल दिखाने की कोशिश हो रही है कि क्या सीबीआई का किसी प्रकार से राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए, यहाँ बड़े लोग और परिपक्व लोग बैठे हैं। इस स्थिति में बताइए संबित जी, इस स्थिति में जब नीतीश अलग हो जाते हैं, ये गठबंधन टूट जाता है, तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार का साथ देगी, भले ही बाहर से? देखिए, हमारे बिहार के नेताओं ने इस पे अपना वक्तव्य दिया है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। प्रवक्ता का धर्म होता है कि जब मस्तिष्क अर्थात पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय ले तभी जिह्वा बोले। मैं इंतजार करूंगा जिह्वा होने के नाते कि अगर ऐसी कोई काल्पनिक परिस्थिति का सृजन होता है तो मस्तिष्क क्या निर्णय लेता है, उसके पश्चात मैं बोलूंगा। देखिए, आलोक जी, राजदीप जी और मिलेश जी तीनों मुस्कुरा रहे हैं। आप नदीम जी बहुत सीरियस हैं आज। राजदीप जी, क्या संभावना आपको दिखती है बिहार में? आप जी,
देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक शतरंज का खेल खेल रहे हैं। ये कहना कि वो 2 दिन बाद आरजेडी को छोड़ेंगे और सरकार गिरेगी और वो बीजेपी के साथ जाएंगे, ये मुझे लगता है इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बात मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार अपनी छवि को बरकरार करना चाहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार विरोधी नेताओं में से एक हूं, ताकि न केवल बिहार में लेकिन बिहार के बाहर भी उनकी जो छवि है उनको एक मजबूती मिले। देखिए सही 2 साल अभी भी है आम चुनाव जनरल इलेक्शन के लिए जी। 3 साल बाकी है बिहार में चुनाव होने के लिए, यानी नीतीश कुमार जी को समय है। और मैं समझता हूं वो चाहते हैं इस समय कि लालू प्रसाद को एक ऐसी स्थिति में वो रखे जहां लालू प्रसाद कमजोर रहे, उन पर निर्भर रहे और नीतीश कुमार की सरकार भी बरकरार रहे। मैं नहीं समझता इस समय नीतीश कुमार तुरंत बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। उनकी और नरेंद्र मोदी के बीच जो कड़वाहट है वो अभी जो की त्यों है, उसे तुरंत एक नई परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूं आज की तारीख में नीतीश शतरंज खेल रहे हैं, देख रहे हैं कि लालू क्या करते हैं, उसके बाद वो मुझे लगता है अपनी अगली चाल खेलेंगे। बिल्कुल। आलोक जी, क्या वाकई एक बहुत मंझे हुए राजनेता के तौर पर यहां पर नीतीश कुमार की हर चाल आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार, हम लोग गुरमलेश जी भी वहाँ रहे हैं, 88-89 जब से वो लालू जी के साथ आए हैं, उनका खेल बड़ा ही अपना चतुराई से अपना खेलना, 2 नावों पर भी सवार होने वाले वो बड़े ऐसे व्यक्ति हैं। 88 में या उसके बाद मतलब बाद में लालू जी के साथ रहे, बाद में अटल जी की सरकार में रहते हुए उन्होंने कहा था कभी लालू जी के साथ जाएंगे नहीं। कांग्रेस के साथ तो गैर कांग्रेसी पूरे ताकत के बल पर ही वो आए, वो लालू जी, और वो तो उसी से निकले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाहते गठबंधन तोड़ना। वो चाहते हैं कि लालू जी जो करना है कर लें, यदि वो अलग हो जाते हैं तो अपने आप उनके सिर पर आएगा। सेकुलरिज्म आप नहीं बचाना चाहते थे हमको, और जरूरत पड़ी सदन में गिराना नहीं चाहेगी बीजेपी उनको, क्योंकि अभी तत्काल ऐसे चुनाव की स्थिति में उनकी भी नहीं चाहेगी बीजेपी, चाहेगी ठीक है हम कंधा लगा दें फिर गिरा दें। असली में बीजेपी का खेल सईद भाई सोचना चाहिए कि बीजेपी चाहेगी कि नीतीश जितना कीचड़ में फंसते जाएं तो 2019 में वो बिल्कुल ही जो उनकी छवि है ध्वस्त हो जाए। यदि उनके कंधे पर चलते हैं तब भी उनको गिराना आसान होगा, कमजोर करना, और कंधे पर नहीं चढ़ते हैं और भ्रष्टाचारियों के साथ रहते हैं, लगातार लालू जी उनके कंधे पर बैठे रहेंगे, माने उनकी जो पूरी कंपनी है, तो निश्चित रूप से बीजेपी उसको फायदा उठाना चाहती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। उर्मिलेश जी, आप तो बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, देखा है, इस तरह की स्थितियां आपने वहां पर कई बार देखी होंगी, और ये दोस्ती दुश्मनी, साथ आना अलग जाना, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। क्या इस वक्त सर आप समझ पा रहे हैं कि ये कुछ नहीं होने जाना है? जो आलोक जी ने और राजदीप जी ने बात कही है बिल्कुल सही है कि सिर्फ शतरंज है, सिर्फ अपनी इमेज है, और ये गठबंधन इंटैक्ट रहेगा और ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार के लिए बहुत कठिन विकल्प है, जो भी विकल्प हैं बहुत कठिन है जी। अगर वो मान लीजिए तेजस्वी यादव के इस्तीफा न होने की स्थिति में स्वयं सरकार से बाहर चले जाते हैं, स्वयं इस्तीफा दे देते हैं जी। एक पटना में आज शाम को ये भी एक चल रहा है दोपहर से कि शायद उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है कि अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं ही इस्तीफा दे दूंगा और फिर सरकार देखें। संभावना है, हो सकता है, मैं नहीं जानता, एक र्यूमर चल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बना लेते हैं जी, इस सरकार के बाहर जाकर, इससे अलग होकर, सरकार को गिराकर, या बीजेपी बाहर से उनको समर्थन देकर फिर से मुख्यमंत्री बना देती है किन्हीं शर्तों पर, तो ये कुल मिलाकर 2015 के जनादेश का एक राजनीतिक अपहरण होगा। राजनीतिक अपहरण की इस परिभाषा से नीतीश कुमार वाकिफ हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार जी राजनीतिक तौर पे बिहार में कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। जब वो जनता पार्टी में थे, जनता दल में थे, वो समता पार्टी बनाए, समता पार्टी से उन्होंने एक तीसरे विकल्प की कोशिश की और उन्होंने भारत की सबसे रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टी से बिहार में गठबंधन किया, CPI-ML।
और बहुत कम जब सीटें आई तो फौरन थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों के बाद वो बीजेपी के साथ, रेडिकल पार्टी से राइटिस्ट कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी तो इसीलिए मैं जानबूझकर ये आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं और यह भी वो कर सकते हैं कि इस गठबंधन को कायम रख सकते हैं। और ज्यादा चांसेस ये हैं, जो मैं समझता हूं, क्योंकि दोनों मैच्योर हैं, दबाव बहुत है उन पर, दबाव बहुत है और बीजेपी की तरफ से दबाव भी है। ये आश्चर्यजनक नहीं है, बीजेपी की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक जर्नलिस्ट को बगैर साक्ष्य के सार्वजनिक तौर पे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन न जाने क्यों नीतीश कुमार जी इस मौके पर काफी बड़े असमंजस में हैं, क्योंकि दबाव बेहद संगीन है, बेहद चौतरफा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेमोक्रेटिक ढंग से ये सारे लोग हल करना चाहेंगे। हमें यहाँ रुकना होगा सर, क्योंकि एक एक प्रतिक्रिया सबकी हो गई। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या आने वाले 48 घंटों में बिहार में महागठबंधन टूट जाएगा? नदीम जावेद जी, नदीम भाई, क्या तेजस्वी इस्तीफा देंगे या नीतीश कुर्सी छोड़ देंगे? क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी जी के इस्तीफे की मांग नीतीश जी की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही है, और मैं समझता हूं कि इस पर दोनों दल की अपनी अपनी राय है। आरजेडी की तरफ से लालू यादव जी ने एक बात कही है और नीतीश जी की तरफ से उनके प्रवक्ताओं ने अलग अलग तरह से उस बात को व्यक्त किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों दल अलग हैं और कांग्रेस भी उस गठबंधन का हिस्सा है। हम ये चाहते हैं कि आपस में बातचीत करके इसका कोई रास्ता निकल आए, और हमारी ये पूरी उम्मीद है और पूरी अपेक्षा है कि जो जनादेश बिहार की महान जनता के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है उसका सम्मान करते हुए और तरफ से मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर बातचीत निश्चित रूप से चल रही है। सोनिया ने दोनों से बात की, अब सोनिया जी ने बात की है नहीं की है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से जरूर आपस में दोनों दलों के नेताओं के जरिए बातचीत हो रही है और हमें ये पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि इसका हल निकल आएगा और ये महागठबंधन इसी तरह से सरकार चलाता रहे। संबित जी, क्यों तीनों दल मिलकर ये कहते हैं कि ये तो भाई बीजेपी कर रही है, और यहां तो उर्मिलेश जी, आलोक जी दोनों की बातों में भी आया कि बीजेपी कहीं ना कहीं है पीछे, ऐसा क्यों? नहीं, मैं कोशिश करता हूं, देखिए दोनों ही बड़े ही परिपक्व व्यक्तित्व है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं एक लॉजिकल उत्तर देने का जिसको कि दोनों ही सराहेंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार को ही दोनों जो हमारे बंधु हैं ये मानते हैं कि परिपक्व लीडर है। देखिए, आज नीतीश कुमार जी के सामने किस प्रकार का चुनाव है? चुनाव है या तो आप सत्ता को चुन लीजिए या तो विश्वसनीयता को चुन लीजिए, क्रेडिबिलिटी को चुन लीजिए या पावर को चुन लीजिए। अगर कोई भी परिपक्व लीडर है वो जानता है सत्ता माया ठगिनी है, या आज है कल नहीं है, मगर विश्वसनीयता एक बार खो गई दोबारा नहीं बनती है जनता के नजर में। आप हिंदुस्तान के इतिहास में देख लीजिए, जिस लीडर का विश्वसनीयता चला गया वो सदैव के लिए लुट गया है। क्या नीतीश कुमार लुट जाना चाहेंगे? क्या नीतीश कुमार चाहेंगे कि जो वो कहते हैं कि उनकी धन संपदा है जिसके आधार पर वो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि गठबंधन टूटे? बीजेपी चाहती है? नहीं, सईद भाई, हम क्यों चाहेंगे? हमारे चाहने से क्या नीतीश जी या लालू प्रसाद यादव हमारे चाहत को खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। वो दोनों अपने स्टेचर के लीडर है। मैंने आपको लॉजिकल उपाय दिया। आप अगर नीतीश कुमार होते, आप चाहते कि मैं भविष्य, आप नीतीश कुमार जी ने खुद एक बार कहा था या तो मैं रहूंगा या भ्रष्टाचार रहेगा, और अगर वो कन्विंस्ड होते कि लालू जी का परिवार भ्रष्टाचारी नहीं है तो नीतीश कुमार जैसा परिपक्व नेता केवल 2 मिनट लेता है किसी विषय को खारिज करने में। वो यहां से वहां से शेरो शायरी के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से सरकार का इशारा कर रहे हैं, उसी से मालूम पड़ रहा है कि वो अपनी विश्वसनीयता चाहते हैं। आलोक सर, उर्मिलेश जी दोनों एक लाइन बताना चाहता हूं। संबित जी, बिल्कुल आपने सही कहा, विश्वसनीयता खोने से चाहे कोई भी हो सार्वजनिक जीवन में, लेकिन आप याद करिए लालू जी, हम लोग तो चारा कांड में इतना ज्यादा लिखे छापे हटे, वो खत्म हो गए, उसके बाद भी वो जीत के आ गए ज्यादा सीटों से। और उसी तरह से जो ऐसे लोग हैं, हम किस तरह से वापस मायावती जी को आपने कंधा दिया था, बीजेपी ने, मायावती जी ने बीजेपी को नष्ट कर दिया, तो नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी गिरेगी कि नहीं गिरेगी ये सवाल है। उस समय में जब मायावती जी थी, राजदीप सरदेसाई जी, आलोक मेहता जी और उर्मिलेश। और एक बात मैं एक लाइन में जोड़ता हूं, एकदम रुकना, बिल्कुल बोल दीजिए जल्दी से। वो एक लाइन ये कि संबित जी, आप ये देखिए कि लालू प्रसाद कन्विक्टेड हैं भ्रष्टाचार में। 2015 का चुनाव नीतीश कुमार ने कन्विक्टेड लालू यादव के साथ लड़ा और आपको बुरी तरह पराजित किया। तेजस्वी कन्विक्टेड नहीं है, एफआईआर केवल है। जैसे ही लौट कर आएंगे सीधे राजदीप सरदेसाई जी के पास ले चलेंगे, उनकी राय भी बहुत देर से आई नहीं। राजनीतिक तौर पर अगर सबसे ज्यादा कहीं हलचल है तो वो बिहार में है।
और बिहार सरकार को लेकर चर्चाएं भी सबसे ज्यादा है। राजदीप जी, जिस तरह से आलोक जी और उर्मिलेश जी ने दोनों ने अपनी बात कही, डॉक्टर संबित पात्रा का जवाब देते हुए कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो ये जानता है, समझता है कि जहां जैसे जब सत्ता मिले वो हासिल कर लो, बात बड़ी बड़ी करो, आप संस्कारों की बात कीजिए, नैतिकता की बात कीजिए, लेकिन सत्ता आनी चाहिए। क्या बिहार में अब नीतीश भी वही कर रहे हैं और लालू भी वही कर रहे हैं? सईद भाई, मुझे लगता है नीतीश जी की स्थिति वही है जो पुराने पिक्चर टैक्सी ड्राइवर में तलत महमूद का गाना था, जाए तो जाए कहां, समझेगा कौन यहां। क्योंकि एक तरफ अगर आप बीजेपी के पास जाए तो नीतीश कमजोर होकर जाएंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने उनको झुकना पड़ेगा। अगर वो लालू जी और महागठबंधन में इस समय रहे और उनका नेतृत्व करें और अगर लालू जी के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ आरोप बढ़े तो वो जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी छवि बनाने की कोशिश की थी वहां उनको एक तरह से नुकसान पहुंचेगा। अगर वो सरकार छोड़ दे और खुद इस्तीफा दे जैसे उर्मिलेश जी कह रहे थे अटकने हैं, तो भी वो कमजोर होते हैं क्योंकि उनकी उस तरह की मास बेस नहीं है, उस तरह का उनका खुद का जनाधार नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति में है नीतीश कुमार जी। और एक बड़ी बात है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने आप को देख रहे हैं कि अगर एक एंटी मोदी फ्रंट 2019 चुनाव के पहले बनती है तो वो उस फ्रंट के प्रमुख नेता बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार इस समय कोई जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। उनको निर्णय बड़े सोच समझकर लेना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा लालू पर, कांग्रेस पर, ताकि वो महागठबंधन बचा सके। क्योंकि बीजेपी के साथ अगर आज नीतीश जी जाते हैं तो अगर वो कमजोर होते हुए जाते हैं तो मुझे लगता है उनका राजनीतिक स्तर और कमजोर होगा। दूसरी तरफ अगर वो तेजस्वी यादव को सरकार से नहीं निकालते हैं तो मुझे लगता है नीतीश जी पर बीजेपी के पास एक बड़ा एक तलवार होगी बार बार कहने के लिए कि आप कहते हैं आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, फिर भी आप तेजस्वी के साथ को अपना उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। और उर्मिलेश जी ने बड़ी बात कही कि 2015 के चुनाव में लालू जी कन्विक्टेड थे, लेकिन इसके बावजूद नीतीश जी ने उनके साथ एक तरह से समझौता किया। लेकिन क्योंकि राजनीति में सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और नीतीश जी ने पहले भी कॉम्प्रोमाइज किया है और शायद इस बार भी करेंगे, लेकिन इस बार उनकी स्थिति और भी मुझे लगता है एक ऐसी स्थिति है जिससे निकलना उनके लिए थोड़ा और भी मुश्किल है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। संबित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आते हैं आपके पास। नदीम जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले आलोक जी और उर्मिलेश जी से एक रिएक्शन उनका ले लें। आलोक जी, क्या बीजेपी बहुत बढ़िया स्थिति में है? सब कुछ बीजेपी के अनुसार, सबके अनुसार अभी यही कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर कश्मकश और दुविधा में है तो क्या नीतीश? देखिए, दुविधा में तो नीतीश है, लेकिन ये भी मानना बहुत, मैं संबित जी भी इसको स्वीकार करेंगे कि देखिए दूसरे चाहे उत्तराखंड में वो ले आए भ्रष्ट लोगों को कांग्रेस के और उसके बाद उनको जिता कर ले आए, लेकिन यदि बिहार में भी कोई ऐसी स्थिति आती है, नीतीश जी के साथ की पार्टी में भी कई लोग ऐसे हैं जो विवादास्पद हैं, हो सकता है उनके मामले कुछ उससे भी ज़्यादा गंभीर हों, तब बीजेपी उनके साथ देने पर बीजेपी की और उनके खास करके उनके वर्कर, सुशील मोदी जी लालू जी से लड़े थे, पिटीशन लगाई, अभी शिवानंद तिवारी डिफेंड कर रहे हैं लालू जी को, जिन्होंने खुद पिटीशन में वो साथ दिए थे लालू जी के खिलाफ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी भी ऐसा ना माने ये। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी सचमुच में बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो सत्ता में भी है और प्रतिपक्ष में भी है। केंद्र में सत्ता में लगता है कि जो कुछ अच्छा हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, और जो कुछ गड़बड़ हो रहा है लालू जी नीतीश की वजह से हो रहा है। ठीक है, उर्मिलेश जी, क्या यहां पर आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो चल रहा है, वक्त नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम झुकेंगे नहीं, लालू यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे, हमारी पार्टी सबसे बड़ी है, हम नहीं झुकेंगे, फैसला हम ही करेंगे, ये उनके नेताओं प्रवक्ताओं ने भी कह दिया। कांग्रेस समझाने बुझाने की स्थिति में समझा बुझा रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन ऐसे ही चलेगा? सब कहने दिखाने की उर्मिलेश जी बातें हैं? देखिए, मुझे बिल्कुल, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं,
और मैं वाकई नहीं जानता कि ये 48 घंटे में या 56 घंटे में क्या होने वाला है। लेकिन मैं एक राजनीतिक व्याख्या कर सकता हूं कि नीतीश कुमार वाकई बड़े असमंजस में हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे अच्छी स्थिति में बीजेपी है आज की तारीख में, सबसे बुरी स्थिति में नीतीश कुमार हैं। कंपैरेटिवली आरजेडी की पोजीशन ठीक है क्योंकि उनकी पार्टी इंटैक्ट है और बल्कि तेजस्वी के प्रति उनके सामाजिक आधार में, बीजेपी के सामाजिक आधार में नहीं, जो जनता दल यू और आरजेडी का व्यापक तौर पे जनाधार जिसको बिहार में कहते हैं, तेजस्वी के प्रति उसमें सहानुभूति है। मैं बिहार की मौजूदा सरकार का आलोचक हूं और मैं अपने कॉलम्स में, चाहे वो प्रभात खबर के कॉलम्स हो या कहीं भी, मैं लगातार क्रिटिकल लिखता रहा हूं और आज भी मैं मानता हूं कि 2015 के बाद जो सरकार आई है उसने एक छोटे से काम के अलावा कोई बड़ा काम नहीं किया। एक उसने काम किया, जुडिशियल सर्विसेज में एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन शिक्षा में, रोजगार में, हेल्थ केयर में, किसी भी भूमि सुधार में रिकमेंडेशंस दो कमिटीज के हैं बिहार में, भूमि को लेकर और शिक्षा को लेकर। मुचकुंद दुबे कमेटी की रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं किया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने। लेकिन इस सरकार को इनके सामाजिक आधार में गहरी सहानुभूति मिलती जा रही है तेजस्वी के कारण, लालू के कारण फिर से मिल रही है। जी हाँ, मैं तेजस्वी के कारण मैं कह रहा हूं, लालू के कारण नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि केवल एफआईआर होने पर आप एक को एक टारगेट कर रहे हैं कि इस्तीफा दो भाई, या तो आप उसको जेल भेज दो, उसको चार्जशीट कर दो, तब तो बात समझ में आती है, उसको काला पानी कर दो तब तो बात समझ में आती है। लेकिन सिर्फ एफआईआर के आधार पर नीतीश कुमार जो मुंह ताने हुए हैं, तो मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि ये बीजेपी के इशारे पर कोई खेल चल रहा है। ये एक आम धारणा बिहार के उन लोगों में है जो तेजस्वी यादव की पार्टी का सामाजिक आधार है। ठीक है सर। नदीम जी, राजदीप जी, आलोक जी और उर्मिलेश जी की बात सुनकर थोड़ी राहत आपको मिली होगी कि सब दिखावा है, कुछ नहीं, ठीक ठीक चले। लेकिन सर एक सेकंड, नदीम भाई, डॉक्टर संबित पात्रा से रिएक्शन ले लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। क्या बुराई है संबित जी, बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती है और एक मिशन पे चलाती है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो ऐसे में अगर आपको संभावना दिखती है, ऐसे में आपको अगर विकल्प दिखता है कि इस गठबंधन को तोड़ दिया जाए, आरजेडी को अलग कर दिया जाए, कांग्रेस को अलग कर दिया जाए, तो एक और राज्य में आपकी सरकार, राजनीतिक तौर पर इसमें गलत क्या है? हम कैसे तोड़ देंगे? अगर ये टूटना नहीं चाहेंगे, अगर इनकी घनिष्ठता इतनी अधिक है, तो कोई तोड़ कैसे देगा? आप देखिए, आप लोग बार बार ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज सबसे अच्छी है। देखिए, स्थिति अच्छी कैसे होती है? स्थिति कर्म बल पर अच्छी होती है। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी स्थिति होगी। और आज आरजेडी की अगर स्थिति खराब है, कांग्रेस की अगर स्थिति खराब है, तो क्यों खराब है? कर्म बल पे है, उनके कर्म अच्छे नहीं रहे, भ्रष्टाचार के रहे। नीतीश जी दुविधा में क्यों है? संबित जी, सर मैं उत्तराखंड में भी सर मैं उत्तराखंड में भी जाऊंगा। सर मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। सर मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं उत्तराखंड भी जाऊंगा। कांग्रेस के डिफेक्टर राजदीप जी, सुना मैं आपका प्रश्न भी समझ गया, मैं इसका उत्तर भी दूंगा। मैं इसका उत्तर भी दूंगा। सर उत्तराखंड जाऊंगा, 10 सेकंड में उत्तराखंड जाऊंगा। राजदीप जी सुन तो लीजिए। फर्क क्या है? अरे मैं प्रवक्ता हूं सर, मुझे तो बोला गया है बोलने के लिए। मुझे अभी आप ही के एंकर ने बोला बोलने के लिए, वरना वो नहीं बोलते तो नहीं बोलता। मुझे सुन तो लीजिए 10 सेकंड के लिए, फिर आप क्योंकि आप बड़े बड़ी बातें कहना चाहता हूं। मैंने कहा जैसे बाकी सब भ्रष्ट है, बोलिए नहीं भाई, आप भी, क्योंकि डिस्कशन अब ओपन हो चुका है, आप सब बोल सकते हैं। संबित जी, आप राजदीप जी की बात का जवाब दे दीजिए। कर सकता हूं ना, बोलिए। मैंने तो राजदीप जी के बीच में बोला नहीं, मैंने तो किसी के बीच में बोला नहीं। देखिए, मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूं। मुझे तो कष्ट इस बात का हो रहा है, सारे गड़बड़ आरजेडी के हैं, भ्रष्टाचार आरजेडी के हैं। वो मोरालिटी की बात करें तो सब सही है, और मैं थोड़ा सा अगर कह दूं कि हम ठीक हैं तो ये गड़बड़ी हो जाती है। बहरहाल मैं इतना कह रहा था कि आप देखिए, आज हम अच्छी परिस्थिति में अपने कर्मों के वजह से है, और आप बुरे परिस्थिति में आरजेडी अपने कर्मों की वजह से है। और अगर जेडीयू और नीतीश कुमार असमंजस में है, वो क्यों असमंजस में है? इसलिए असमंजस में है क्योंकि नीतीश कुमार कहते थे बिहार में बहार है। अरे बिहार में बहार है तो भ्रष्टाचार के लिए कारागार है क्या कारागार? जनता पूछेगी। भाई, मुझे इंटरवीन करना इसलिए जरूरी है कि बार बार संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीतिक शुचिता की बात आती है, और बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों मित्रों की तरफ से ये बात आती है कि हम ईमानदारी की बात करें, और बिहार को लेकर उन्होंने बड़ा हंगामा मचा रखा है। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी
थोड़ा सा अपने गरिबान में भी झांकने की कोशिश करे। जब बात होती है येदियुरप्पा को प्रदेश के अध्यक्ष बनाने की, तो कहीं राजनीतिक शुचिता की बात नहीं है। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 36,000 करोड़ का घोटाला है और उनके बेटे का पनामा पेपर्स में नाम आया है, तो उस पर कोई बात नहीं होती। जब व्यापम की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की कोई चर्चा नहीं करती। जब चिक्की घोटाले की बात आती है महाराष्ट्र में, तो कोई बात नहीं करती। सवाल यह है कि आप अगर लालू यादव जी पर इतना अटैक कर रहे हैं और सीबीआई के माध्यम से लालू यादव जी और उनके परिवार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीतिक शुचिता की भी बात कर रहे हैं, तो आप अपने नेताओं के ऊपर भी इस तरह की इंक्वायरी कराइए, ताकि देश में एक संदेश जाए कि आप ईमानदारी को लेकर, ईमानदारी से इस देश में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जमीन और आसमान का अंतर है। कहती कुछ है और करती कुछ है। हम ये सवाल जिम्मेदारी से उठाते हैं कि बिहार में जिस तरह से संस्थाओं के द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने का प्रयास, और बिहार में क्यों, बिहार के साथ साथ चिदम्बरम साहब से लेकर और हरियाणा में हुड्डा साहब से लेकर और मुख्यमंत्री हिमाचल से लेकर वीरभद्र सिंह जी, सबको घेरने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये केवल विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों है? कुछ अपने लोगों पर भी आप सवाल उठाइए, तो हमें लगेगा कि आप बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। एक वायदा तो कम से कम कर सकते हैं। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा संबित जी। एक वायदा तो कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तरह से आप बिहार के भ्रष्ट लोग हों, चाहे वो संसद में भी आ गए हों, जिन पर इतने गंभीर आरोप रहे हों, उनको कल राष्ट्रपति चुनाव में भी कहेंगे इनका वोट मत डालिए, क्योंकि ये लोग भ्रष्ट रहे हैं, इनका रिकॉर्ड खराब है, इनके अपराधी रिकॉर्ड है, इन पर 50 केसेस चल रहे हैं। तो मुझे लगता है, या चलिए राष्ट्रपति चुनाव निपट जाए, उसके बाद भी क्या उन लोगों को नहीं लेंगे, इस बात की गारंटी बीजेपी दे दे तो उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। क्या आप आश्वासन दे सकते हैं? सभी जी, सभी जी, सॉरी जी, नदीम जी, आलोक जी, दोनों के सवालों का जवाब आप जरूर दीजिएगा। नीतीश लालू साथ रहेंगे, बिहार में गठबंधन टूटेगा, 48 घंटे का वक्त, क्या वाकई नीतीश कुछ करने वाले हैं? संबित जी, नदीम जी और आलोक जी की बात का आपको जवाब देना है। देखिए, नदीम जी, आलोक जी, उर्मिलेश जी और राजदीप जी ने मुझसे सवाल पूछा है। ये बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, मैं इनको नमन करता हूं। ये कहता हूं कि दरबार में सारे दरबार में सारे लोग विदुर से ही सवाल पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार के रूप में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कोई धृतराष्ट्र से भी तो सवाल पूछ ले कि धृतराष्ट्र आंख मूंद करके क्यों बैठे हैं? अकेला विदुर है और सारे लोग विदुर से सवाल पूछ रहे हैं। थोड़ा सुन लीजिए साहब, मैं योद्धाओं से कहूंगा थोड़ा सुन ले। विदुर की भ्रष्टाचार, अरे साहब विदुर की बात भी सुन ले, सब सुन ले साहब, विदुर की बात सुन ली। लोकतंत्र का द्रौपदीकरण कर रहे हैं, इसलिए ऐसा पूछा जा रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार रूपी वस्त्रहरण लोकतंत्र का हो रहा है। सुन लीजिए, मैं 10 सेकंड में बात खत्म करता हूं। क्या खोया क्या पाया? आरजेडी क्यों आई थी इस गठबंधन में? आप माने ना माने, आरजेडी अपने बच्चों के लिए पार्किंग स्पेस ढूंढने आई थी। अगर पार्किंग स्पेस से आप उनके बच्चों को हटा देंगे तो आरजेडी का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस क्यों आई थी इस गठबंधन में? डूबते को तिनके का सहारा, ये तिनका था। ये आरजेडी और जेडीयू के साथ इनको सहारा लगा था। इनको लग रहा था सब जगह सत्ता से गए, चलो इन दोनों के साथ चिपक कर थोड़ी देर सत्ता का एक दिखाए तो सही माया जाल बना के। अब इनका वो समाप्त हो जाएगा। जेडीयू क्यों आई थी? जेडीयू इसलिए आई थी कि विश्वसनीयता के आधार पर वो भविष्य के लिए अपनी महत्ता को कायम रख सके। क्योंकि कार्यक्रम खत्म करना है, जल्दी से आप अपनी बात कर लीजिए। जो मैंने बात शुरू की थी, बात वही है कि महागठबंधन एक बहुत शानदार प्रयोग था, एंटी बीजेपी फ्रंट एक बना था। और महागठबंधन अगर टूटता है तो सबसे ज्यादा फायदा जाहिर है कि 2019 में बीजेपी को होने वाला है। और अगर महागठबंधन का प्रयोग दूसरे राज्यों में होता है तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा 2019 में। तो ये बेसिकली जो अटैक है, ये महागठबंधन को रोकने की पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। और कोशिश है कि 2019 में किसी तरह से हम दोबारा सत्ता में आ जाए, इसलिए महागठबंधन था वो भी महागठबंधन से रोकने की कोशिश है। चलते राजदीप जी, आलोक जी, उर्मिलेश जी, अवसरवादी थी। राजदीप जी, चलते आपके इस कार्यक्रम के लिए आपके कमेंट्स। जी देखिए, मुझे लगता है प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ एक महागठबंधन है जो अवसरवादी था, दूसरी तरफ है बीजेपी जो चाहती है कि इस महागठबंधन जैसे प्रयोग को कमजोर किया जाए ताकि मोदी शाह कंबाइन 2019 चुनाव के पहले और भी मजबूत हो। ये केवल सत्ता की लड़ाई है, इसमें कोई मोरालिटी नहीं है।
जिस तरह से संबित पात्रा कह रहे हैं कि कोई मोरालिटी प्ले है, ठीक है कोई सर, ना कांग्रेस जल्दी से आलोक जी और सर, एक सेकंड बीजेपी केवल सत्ता के लिए लड़ाई है। ठीक है राजदीप सर, अभी जो भ्रष्टाचार का मसला है, जिस पर कभी गेंद इधर फेंकी जाती है कभी उधर, सबसे बेहतर होगा कि सर्वदलीय एक कंसेंसस बने कि भाई कब कोई नेता इस्तीफा देगा, एफआईआर पर, चार्जशीट पर, जेल जाने पर, और इलेक्शन सुधार, चुनाव सुधार किया जाए जिससे ईमानदार लोगों को जगह मिले। बहुत बढ़िया सुझाव, बहुत बढ़िया। संबित जी, ये जरूर मानिए कि मीडिया में बहुत बड़ा वर्ग है जो धृतराष्ट्र को पसंद नहीं करता है, चाहे मनमोहन सिंह हो या नीतीश कुमार हो, वो भ्रष्ट को लोगों को साथ में रखेंगे तो वही नतीजा होगा जो 2014 में हुआ। बहुत धन्यवाद आप सभी का, लेकिन अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या लालू नीतीश कांग्रेस का ये गठबंधन बिहार में जारी रहेगा? लालू और कांग्रेस अलग होंगे, नीतीश और बीजेपी साथ आएंगे? देखते रहिए आज तक।